चलिए आज हम करते हैं साइंस के क्वेश्चंस। जो अगर आप बीपीएससी टीआरई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ चुके हैं उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले जो मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के पार्ट 2 है और 1 है उसको हम कर चुके हैं। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके पहले की भी जो चैप्टर है लाइट एंड ऑप्टिक्स उसको भी हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन से। अगर आपने इसको कमेंट में नहीं बताया है तो दैट्स अ बैड मैनर, आपको बताना चाहिए था। चलिए आज के इसको हम होमवर्क को कर लेते हैं। सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर था v = u + at। आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कार, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है और 31 नंबर का है इस चैप्टर का। इस वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा कॉपी पर। अगर आपसे नहीं होगा फिर उसके बाद इसको रीचेक करिएगा। एक कार 500 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सड़क पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसकी चाल में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर में वृद्धि हो रही है तो कार का त्वरण है। आपसे ये पूछा हुआ है, कार का त्वरण का मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक कार 500 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सड़क पे, मतलब आर की वैल्यू 500 मीटर दिया हुआ है और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, मतलब v का मान 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का त्रिज्या का ए सी, मतलब यहाँ पे ए = हो जाएगा v²/r। क्या हो जाएगा? v²/r। v का मान क्या दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकंड और उसके बाद दिया हुआ है त्रिज्या 500 मीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 500 मीटर दिया हुआ है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.8। कितना आ जाएगा? 1.8। अब A2 का मान A2 का मान दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, जो त्वरण होता है परिणामी त्वरण, इसको निकालने के लिए A = हो जाएगा आपका √a²। ए हो जाएगा √ac, मतलब ए जो आपका वो वाला आया था उसके स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस ए आपका जो 2 दिया हुआ है ना, 80 दिया हुआ है, वृद्धि हो रही है, मतलब समय के साथ वृद्धि हो रही है तो इसको 80 से दिखाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप 1.8 का स्क्वायर और 2 मीटर का पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब 2 और किसका स्क्वायर करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1.8 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके जब रूट में इसका मान निकाल देंगे, जब इसका रूट में जो इसको सॉल्व कर देंगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा कि जो कार है वो त्रिज्या पहले आपको सॉल्व करना है, खुद नहीं आएगा फिर मैं हिंट सिर्फ दी। त्रिज्या का मान, आर का मान 500 मीटर दिया हुआ है और उसके बाद भी का मान दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है और ये जो इस चाल में इतनी की वृद्धि हो रही है, मतलब त्वरण दिया हुआ है पहले से ही। A2 का त्वरण दिया हुआ है, इसको आप AT मान सकते हैं, कुछ भी, इसको A1 मान सकते हैं, इसको A2 मान सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो A1 अगर मान लीजिए मान रहे हैं तो A1 = v²/r हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा, भी A1 का मान आएगा इसका। और देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, उन लोग सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद A2 का मान इतना दिया हुआ है तो टोटल A निकालने के लिए आपको A = फिर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 2.7। एक सेकंड थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। चलिए इसका आंसर कितना आएगा? 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सरल रेखा में गति करते समय एक कण का विस्थापन s = 8t² + 3t - 5 है, जहाँ s सेंटीमीटर तथा t सेकंड में। तो कण का प्रारंभिक वेग, आपका जो कण का प्रारंभिक वेग आएगा वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां वह चली थी, तो औसत वेग 0 है, औसत चाल 0 है, चली गई दूरी 0 है, या फिर उपरोक्त सभी। दूरी तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। क्या होगा? दूरी तो कभी 0 होगा ही नहीं, और दूरी 0 नहीं होगा तो इसका चाल भी 0, क्योंकि दूरी बटे समय होता है। इसका वेग 0 हो जाएगा क्योंकि इसका विस्थापन 0 है। अगर कोई यहाँ पर
वस्तु चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे गई, फिर उसके बाद वापस यहीं पर आ गई, तो उसका विस्थापन 0 हो गया, 0 विस्थापित हुई है। तो अगर विस्थापन 0 हुआ है तो वेग भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है, तो वहां से चली थी तो क्वेश्चन से रिपीट हो गए हैं। चलिए, एक वस्तु का वेग समय पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। v = 20 + 0.1 t²। वस्तु गति कर रही है समान त्वरण से, समान अवमंदन से, समान असमान त्वरण से, शून्य त्वरण से। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, असमान त्वरण से। किससे, असमान त्वरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। जो वेग समय का ग्राफ है, वेग समय का ग्राफ कैसा होता है, वेग समय का जो ग्राफ है वो किस चीज को दिखाता है, तो वेग बटे समय। एक किस चीज को वेग समय का ग्राफ दिखाता है, तो ये दिखाता है हमारे त्वरण को। वेग समय किस में दिखाता है, त्वरण को दिखाता है। ठीक, वेग समय का ग्राफ किस चीज को दिखाता है, तो ये आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, त्वरण को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन समय के फलन के रूप में निम्न सूत्र द्वारा निरूपित है। x = 5t + 5t²। कण का आरंभिक वेग होगा। तो आपको कण का आरंभिक वेग बताना है। कण का आरंभिक वेग क्या होगा, कण का जो आरंभिक वेग आएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। कितना, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, समय अक्ष के समांतर हो, तो पूछ रहा है कि क्या होगा, वस्तु नियत वेग से चल रही है। पहले आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। इसमें कह रहा है कि वेग समय का ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, मतलब ऐसे समय अक्ष के समांतर पूछ रहा है। तो बताइए इसमें क्या होगा, वेग समय, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेग हो जाएगा और यहाँ पर हमारा समय हो जाएगा। तो बताइए वस्तु नियत वेग से चल रही है, इसका त्वरण 0 है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, या फिर एक से अधिक, मतलब उपयुक्त सभी। इसका क्या होगा, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। जो वेग समय ग्राफ है अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही होती है। कैसे, नियत वेग से ही चल रही, मतलब एक ही अपनी ही स्पीड से चल रही है। ठीक है, और उसके बाद वस्तु जब नियत वेग से चलती है तो उसका त्वरण 0 होता है। अगर नियत वेग से चल रही है तो एक्सीलरेशन क्या है, 0। आप एक्सीलरेटर लेने की जरूरत नहीं है आपको। और वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र होता है वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है, वस्तु के विस्थापन के मान के बराबर होता है। तो ये भी निकाला जा सकता है, तीनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु इसका विस्थापन y मीटर में समय t सेकंड के साथ y = -2/3 t² + 16t + 2 के अनुसार बदलता है तो पश्चात विराम स्थिति में आ जाएगी। बताइए कितने समय पश्चात वो विराम स्थिति में आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 12। इसको आप वीडियो पॉज करके निकालिएगा, नहीं आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 12। आज के समय में तो ChatGPT, हम बार बार कहते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस चीज का यूज जरूर किया करिए, बहुत मतलब एडवांस है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यदि कण की स्थिति y को व्यंजक y = 3t³ + t² + 5 द्वारा दिया जाता है तो t = 2 पर त्वरण क्या होगा। वीडियो पॉज करिए और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधी रेखा पथ पर गतिमान कण की स्थिति x = 12 + 18t + 9t² मीटर दी गई है। t = 2 सेकंड पर इसका त्वरण क्या होगा, आपसे त्वरण का मान पूछ रहा है। तो जो त्वरण का मान अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा त्वरण का मान आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्थिर गति वाली वस्तु, एक स्थिर गति वाली जो वस्तु है वो क्या होगा, हमेशा त्वरित होती है, त्वरित नहीं होती है, त्वरित हो सकती है, या फिर स्थिर वेग वाली होती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो स्थिर गति वाली वस्तु होती है वो त्वरित हो सकती है। इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान एक कण का रेखीय गति v = 3t मीटर पर सेकंड है। t = 4 सेकंड पर त्वरण का परिमाण होगा। आपसे त्वरण का परिमाण पूछा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अभी एक पेन और पैड मंगाना है, इसे राइट करते ही नहीं बनता है माउस से। ए इक्वल टू इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप, वही मैंने बताया था ना, v इक्वल टू बाई आर, कितना हो जाएगा, v इक्वल टू बाई आर हो जाएगा, और इक्वल टू 3t स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू 3t स्क्वायर कर देंगे, 3t स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। देखिए v स्क्वायर बाई आर, v का मान 3t दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद r का मान 18 मीटर दिया हुआ है। ए स्क्वायर बताया था ना इसके पहले वाला फार्मूला, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर, स्टार्टिंग में बताया था ना v स्क्वायर बाई आर। तो आप क्या करेंगे, v का मान रख देंगे, v का मान दिया हुआ है 3t स्क्वायर हो जाएगा, बाई r का मान दिया हुआ है 18 मीटर, तो 18 मीटर रख देंगे, और t की जगह पे 4 रखना है, तो 3 गुणे 4 स्क्वायर बटे 18 हो जाएगा, 4 चौके 16 में 16 48, 48 बटे 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, टोटल सॉल्व करने पर ये 8 आ जाएगा, ठीक है, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार दो स्थानों के मध्य एक यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर पर घंटे से तथा दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर घंटे से चलती है। कार का औसत वेग होगा, आपसे कार का औसत वेग पूछा है कि कार का औसत वेग क्या होगा। पहले दिया हुआ है कि कार दो स्थानों के मध्य एक यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर पर घंटे से चलती है, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है कि दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। तो औसत वेग निकालिए। एज यू नो दैट कि समय इक्वल टू विस्थापन बटे वेग होता है। क्या होता है, समय इक्वल टू विस्थापन बटे वेग होता है। तो x बाई मान सकते हैं कि x बाई यू। अब वेग जो हुआ है पहले दो स्थान की बात किया है, कितना, दो स्थान की बात किया है, तो 2 गुणे 40 कर देंगे, x बटे 2 गुणे 40 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर हो जाएगा दूसरा आधा भाग x गुणे 2 बटे 2 गुणे 60 हो जाएगा। और फिर जब इसको दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो x बटे 80 प्लस x बटे 120 हो जाएगा। फिर जब इस यहाँ से आप u का मान निकालेंगे तो u ऊपर, x ऊपर चला जाएगा, u नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 240 बटे 5। अब जब 240 बटे 5 को काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 48 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा पत्थर का पथ होगा। तो चलिए बताइए क्या होगा, परवल है, सीधी रेखा, अति परवल है, या फिर वृत्त का चाप। तो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 100 मीटर के सीधे ट्रैक पर दौड़ रहा है, आदमी की गति के साथ कितनी स्वातंत्र कोटि साझेदार है। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। क्या होगा, 1 होगा। अगर 100 मीटर के सीधे ट्रैक पर दौड़ने वाला व्यक्ति स्वतंत्र कोटि 1 होती है, उसकी गति दूसरी दिशा से रोकी जा सकती है क्योंकि वो केवल आगे की दिशा में दौड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, जो गतिमान वस्तु है उसका जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के आकार पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के चाल पर, या फिर वस्तु के संवेग पर। देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। जो जड़त्व होता है गतिमान वस्तु का वो निर्भर करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर। क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी छड़ से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आने लगते हैं, इस परिघटना की बेहतर व्याख्या इनमें से किसकी सहायता से संभव है। तो बताइए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, या फिर न्यूटन की गति का तृतीय नियम। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्या करते हैं, किसी चादर को या किसी भी कपड़े को उसमें धूल बैठा होता है तो उसको आप जब झटकते हैं, क्या करते हैं, झटकते हैं या पीटते हैं, तो जो चादर है वो गतिमान अवस्था में तुरंत आ जाता है, लेकिन जो उसके धूल कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो विरामावस्था में ही रहते हैं, मतलब कि वो रुके ही रहते हैं, अपने ही जगह पर स्थिर रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब चादर आगे चला जाता है और धूल वहीं कण वहीं रह जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। जब उनको मिलेगा ही नहीं कुछ बैठने के लिए तो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, जिससे धूल कण क्या हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो एक किस नियम से संबंधित है, आपको याद आ रहा है, जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम किससे संबंधित है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है, हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं, या सभी कथन सत्य हैं। तो
चलिए बताइए कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया होता है वो हमेशा विपरीत दिशा में होता है, कार्य करता है, तो बात सही है। परिमाण में बराबर होते हैं, ये भी सही है कि अगर इधर से 4 न्यूटन के बल से लगाया जा रहा है फोर्स, तो इधर भी 4 न्यूटन के बल से ही फोर्स लगेगा। अगर मान लीजिए कि आप दीवार को 10 न्यूटन के बल से धक्का दे रहे हैं, तो दीवार भी आपको धक्का दे रहा होगा 10 न्यूटन के बल से ही। हमेशा जोड़ों में ही मौजूद होता है, अगर आप इधर से बल लगा रहे हैं तो हमेशा उधर से भी बल लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। फिर वही चीज है कि अगर आप पेड़ को हिला रहे हैं तो जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा, गतिमान स्थिति में हो जाएगा, और जो आपका फल है वो किस में रहेगा, विरामावस्था में ही रहेगा, जिससे क्या हो जाता है कि जो फल होता है उससे टूट जाता है। तो ये किस नियम को बताता है, न्यूटन के प्रथम नियम को, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है। जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, हवा में ऊपर फेंकते हैं तो कैसा होता है, रेखीय होता है, गोलाकार होता है, दीर्घवृत्तीय होता है, या फिर परवलय के आकार का होता है। तो ये परवलय के आकार का होता है। समझिए परवलय होता क्या है, अगर आप मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक वस्तु फेंक रहे हैं, तो अगर एक बॉल फेंक रहे हैं तो वो देखेंगे तो ऐसे आके गिरेगा। जब भी गिरेगा पहले उठेगा फिर उसके बाद फिर ऐसे आके गिरेगा। ऐसा नहीं कि आप फेंके तो ऐसे धार से ऐसे सीधे चला जाए, नहीं, वो क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर उसके बाद ऐसे गिरेगा, तो इसी को परवलय आकार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब क्या हो जाएगा। अगर कोई वस्तु है विरामावस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब क्या होगा, तब जो होगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मीटर क्वेश्चन से हमारा सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेके बैठे। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसके पश्चात 20 सेकंड में कार रुक जाती है, तो अवमंदन होगा। आपसे अवमंदन पूछ रहा है, तो अवमंदन क्या होता है, आपको पता है कि अवमंदन क्या होता है। अवमंदन को ही त्वरण कहते हैं, ये कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है अवमंदन, त्वरण को ही। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहले ये देखिए कि प्रारंभिक चाल u कितना दिया हुआ है, 10 मीटर की चाल से चल रहा है, तो ये प्रारंभिक वेग जो चाल है वो 10 मीटर। ये इसमें इशारा में समझना है आपको। u का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एक कार को ड्राइवर ब्रेक लगाता है, अगर ब्रेक लगाएगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, और गाड़ी अगर रुक गई तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा। 20 सेकंड में गाड़ी रुकती है, तो जो गाड़ी होती है वो कितने समय में, 20 सेकंड में रुकती है। तो t इक्वल टू t का मान कितना दिया हुआ है हमारा, 20 सेकंड दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जब v इक्वल टू u प्लस ए टी रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या हो रहा है, अवमंदन हो रहा है, तो इसका आंसर किस में आएगा, देखिए प्लस और माइनस दोनों दिया है, तो माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो अवमंदन होगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करिएगा सही से तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमानीदार तूला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है। वास्तविक वजन, आभासी वजन, द्रव्यमान और भार दोनों ही, या फिर सिर्फ द्रव्यमान। बताइए कि कह रहा है कि कमानीदार तूला द्वारा, क्या कह रहा है, कमानीदार तूला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है, तो उसका वास्तविक वजन मापा जाता है। क्या, वो जो हम कमानी द्वारा हवा में मापते हैं ना किसी चीज को, तो क्या होता है, स्प्रिंग होता है, उसमें लगा रहता है, फिक्स रहता है, और जब भी आप जाते हैं कोई चीज तौलते हैं लोग तो उसी को कहते हैं, तो क्या होता है, उसका वास्तविक वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लग रहा है क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए। यदि एक वस्तु का वेग t समय में प्रारंभिक वेग u से बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है, त्वरण का मान क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग जो है t समय में प्रारंभिक वेग u से होकर बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है, तो त्वरण का मान क्या होगा। तो चलिए बताइए कि त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो त्वरण का मान हो जाएगा a इक्वल टू v माइनस u बाई टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाने पर उसमें त्वरण का मान क्या होगा। इसमें बोल रहा है कि 20 केजी वस्तु द्रव्यमान पर 5 न्यूटन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता था। F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, MA। F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, MA होता है। आपको किसका दिया हुआ है, 20 केजी द्रव्यमान, मतलब M का मान दिया हुआ है और F का मान दिया हुआ है, आपसे A का मान पूछ रहा है, तो A इक्वल टू F बाई M कर देंगे। F का मान कितना हुआ है, दिया हुआ है 5, और उसके बाद इसका मान कितना दिया हुआ है 20।
ठीक है, तो उसको आप भाग दे देंगे तो आपको भाग देने पर कितना आएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिशील बस का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बताइए कि उसकी गतिज ऊर्जा जो है कैसी हो जाएगी। यहाँ इसमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि किसी गतिशील बस का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 4 गुनी। कैसे? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और क्या हो जाएगा स्थिर ऊर्जा का p इक्वल टू mv स्क्वायर। तो उसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट हम लग रहा है इसमें बता दिए थे, बाई मिस्टेक हो गया है। कमानीदार तूला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है, तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट, बाकी सारे जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम अगेन बता दे रहे हैं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मोस्टली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए पढ़ाई से ज़्यादा होता है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करना। या आप बार बार सुने होंगे कि हमें जो भी पीवाईक्यू होता है उसको ऑल टाइम सॉल्व करना चाहिए, वही क्वेश्चंस रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। ये आपका आज का होमवर्क है, आपको इसका आंसर देना। अगर आप वीडियो को बहुत केयरफुली देखे होंगे तो आप इसका आंसर डेफिनेटली बहुत इजीली तरीके से दे पाएंगे। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आप वीडियो को बैक करिए, जाइए इसका आंसर देखिए और फिर इसका आंसर हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।